नमस्कार। तो राम जन्मभूमि में चोरी की घटना के बाद पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा हुई। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों जो महामंत्री और सदस्य थे वो लोग नहीं आए, बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस्तीफ़ा पहले दे दिया था, ट्रस्ट ने इस्तीफ़ा उनका मंजूर कर लिया। ये सब बातें आपको पता चली गई। कृष्ण मोहन जी को अभी फॉर द टाइम बिंग अंतरिम महामंत्री बनाया गया। 22 जुलाई को फिर बैठक होगी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर चढ़ावा दान को लेकर फुल प्रूफ व्यवस्था क्या की जाए, ये एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। CEO भी नए बनाए जाएंगे, उनको चुनने के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया। लेकिन इस बीच जो मज़ेदार या दिलचस्प या रोचक या इंटरेस्टिंग या जानने वाली बात ये हुई कि राम मंदिर ट्रस्ट के बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए गोविंद देव गिरी जी ने जब फैसले की घोषणा की, उसके कुछ ही दिनों के बाद 13 जून को गठित हुई थी उत्तर प्रदेश की SIT, जो कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था घपला घोटाला के लिए वो SIT का गठन हो। उसके कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर और हर जगहों पर वो SIT की 9 पेज की रिपोर्ट तुरंत से वायरल हो गई। मेरे पास भी आ गई, सबके पास आ गई, अखबारों ने भी रिपोर्ट कर दिया। 9 पेज की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार SIT ने दी थी, उत्तर प्रदेश सरकार को, संजय प्रसाद जी को। और SIT की रिपोर्ट के बारे में आज तक न प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न आधिकारिक तौर पर कुछ भी बताया गया। SIT की रिपोर्ट की जानकारी ट्रस्ट के लोगों को पहले हो गई और उसी आधार पर कृष्ण मोहन जी ने 8 लोगों के खिलाफ FIR कराया। अब ये पूरी रिपोर्ट लीक हो गई SIT की। अभी SIT की डिटेल्ड रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि उसका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा जो बातें आपने गोविंद देव गिरी जी से सुनी फैसलों के बारे में, उसके अलावा भी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है उसने कुछ चीज़ों का खुलासा किया है। मैंने सोचा मोटे तौर पर तो आपको जानकारी मिली गई है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य जो आपको जानने चाहिए वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि राम मंदिर, भगवान श्री राम का जो मंदिर है, वो ट्रस्ट जब बना, शिलान्यास हुआ 5 अगस्त 2020 को, और उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो ट्रस्ट जब से बना तब से लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाने को लेकर कितना चंदा मिला, कितना दान मिला और कहाँ खर्च हुआ और कैसे खर्च हुआ, ये भी जानकारी आपको मैं देता हूँ। और ये सब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया, जो आप तक शायद पहुँचा ना हो या इतना डिटेल में ना हो। कुल मिला के 6 साल हुए ट्रस्ट की स्थापना को, और जो जो चीज़ें बनी हैं और चीज़ें हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ये कहता है कि दान के माध्यम से कुल निधि समर्पण अभियान या दान के माध्यम से कुल 6 वर्षों में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कुल मिला के कुल 3264 करोड़ रुपए मिले। कुल 3264 करोड़ रुपए, जिसमें से 2370 करोड़ रुपए निर्माण और पूंजीगत व्यय में खर्च हो चुका है। 2370 करोड़ रुपए। इस लिहाज से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का हाल के दिनों में बनने वाला सबसे महंगा, सबसे ज़्यादा लागत वाला ये मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का। और देखिए एक बात तो बेशक वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही भव्य मंदिर बना है, प्रांगण भी बना है और काम अभी चल भी रहा है, लेकिन 2370 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। 3264 करोड़ रुपए कुल, यानी देश भर के गांव-गांव से और सारे MP MLA से और सारे उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और दुकानदारों और व्यापारियों से कुल जो चंदा मिला वो 3264 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 2370 करोड़ रुपए निर्माण और पूंजीगत व्यय में खर्च हो गए। शुरू से लेकर आज तक यानी 31 मार्च 2026 तक कुल चढ़ावा 582 करोड़ रुपए।
जिसमें से 391 करोड़ रुपए की राशि संचालन व्यय हो गया। माने मैनेजमेंट में 391 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी कि अगर 6 वर्ष मान लीजिए तो 72 महीने होते हैं, 72 महीने में 390 करोड़, यानी हर महीने 5 करोड़ से ज़्यादा संचालन में, मैनेजमेंट में खर्च हुए। 6 साल है, 72 महीने मान लीजिए, तो 5 के हिसाब से 360 करोड़ रुपए तो ये होते, इससे ज़्यादा खर्च हुए। तो 5 करोड़ मैनेजमेंट में खर्चा हुआ, इसका मतलब कि 16-17 लाख रुपए पर डे यहाँ पर खर्च हुआ। शेष राशियां बैंक खातों में उपलब्ध है, यानी 3264 और 582, कुल मिलाकर के करीब 3800 के आसपास ये राशि पहुंचती है। कुल 3800, 4000 से कम, 4000 करोड़ से कम जितना देश में और दुनिया में राम मंदिर के नाम पर जो दिया गया है दान, या दिया गया है राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा, पूरी दुनिया से, पूरे देश से, जितने गांव-गांव से, लोगों से जो भी मिला है वो सब, और यहाँ जो दान मंदिर में भी चढ़ा है वो सब मिला के 3900 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से 31-3200 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए के करीब खर्च हो चुके हैं। अब आते हैं कुल भेंट। 2926 कुल भेंट हुई, और भेंट मतलब जो दान में चीज़ें दी गई, बहुमूल्य चीज़ें, चांदी, सोने की, और उसका जो है वो सब विवरण रजिस्टर में दर्ज है। यानी कि, और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो रामचरितमानस होम सेक्रेटरी कह रहे थे, ये हुआ कि उनको बड़ा संतोष मिला होगा कि वो रामचरितमानस और तमाम वो चीज़ जिसकी चर्चा हो रही थी कि गायब हो गई, उसका हिसाब नहीं, उस रसीद नहीं है। कल 5 महत्वपूर्ण चीज़ों को राम मंदिर ट्रस्ट ने दिखाने का भी काम किया। अब आते हैं एसआईटी की रिपोर्ट। एसआईटी की रिपोर्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसमें यह है कि इन्होंने ये तो माना है कि चोरी हुई है, और जिन लोगों पर सुपरविजन का अधिकार था उन्होंने ही हेराफेरी की है, पैसे बरामद भी हुए हैं, एसआईटी ने ये माना है, पहली महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात यह है कि 3 खबरें बीच में ऐसी आई थी, एसआईटी ने उनकी जांच की। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन उत्तर भारत के प्रमुख अनुराग रस्तोगी ने चांदी की ईंटों के अर्पण के विषय में मीडिया में वक्तव्य दिए, लेकिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 21/7/2020 और 28/7/2020 को 38 किलो की चांदी जो इन्होंने दी थी उसका उल्लेख है, और उसको अब गला दिया गया। चांदी जो दी गई राम जन्मभूमि परिसर में, उन ज़्यादातर चांदी के चीज़ों को वहाँ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को गलाने के लिए दे दिया गया, और उन कॉरपोरेशन के लोगों को और ट्रस्ट के लोगों की साइन है वहाँ पर। तो और इसके अलावा विश्व हिंदी सेवा समाज के कुल 200 किलो भेंट जो चांदी की उन्होंने ईंटें की थी 2021 में, और जिनकी रसीद उनको दी नहीं गई थी, वो भी उसको भी रजिस्टर में अंकित किया गया, वो भी गला दी गई है, एसआईटी की रिपोर्ट में है। और मुंबई के व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा द्वारा चांदी का हार, चांदी की चरण पादुकाएं अर्पित की गई थी। इस पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये भेंट उनकी अभिरक्षा में सुरक्षित है, मतलब वो अभी गलाई नहीं गई। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण बातें आई थी, होम सेक्रेटरी वाला भी आ गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है इस एसआईटी की रिपोर्ट में, जिसका जिक्र आपने कम जगह सुना होगा, एसआईटी कहती है कि 20/9/2024 यानी 20 सितंबर 2024, यानी कि तकरीबन 1 साल पहले, और 6 फरवरी 2025 यानी कि 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, ट्रस्ट एवं बैंक के मध्य बैठक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी द्वारा तैयार की गई, जिस पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक एसबीआई अयोध्या श्री गोविंद मिश्रा
और ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे स्पष्ट होता है कि संभावित कमजोरियों, खतरों की पूर्व पहचान की जा चुकी थी और उन्हें रोकने हेतु विशिष्ट सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए थे। एसआईटी कहती है कि 20/9/2024 को और 6 फरवरी एसआईटी की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, 6 फरवरी 2025 को अनिल मिश्रा और एसबीआई के ब्रांच हेड गोविंद मिश्रा, उन दोनों के बीच में हस्ताक्षर होते हैं और एक मानक एसओपी तय की जाती है। एसआईपी का यह कहना है कि उसी समय यानी 20 सितंबर 2024 को भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मंदिर में गणना, दान की चोरी के, हेरा फेरी के कुछ गड़बड़ियों की आशंका उसे सितंबर 2024 में ही थी। मैंने बोला, देखिए एसआईटी की रिपोर्ट के यार, यह अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे स्पष्ट होता है कि संभावित कमजोरियों, खतरों की पूर्व पहचान की जा चुकी थी। सितंबर 2024 में ही पहचान की जा चुकी थी, तो इसीलिए उन्हें रोकने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए। ये विशिष्ट उपाय 6 फरवरी 2025 और 2 बार ये अभिलेख। अब इसमें था कि इन सुरक्षा उपायों में सूची तैयार करना, शिफ्टवार गणना करना, गणना कर्मियों की तैनाती, उनकी वेशभूषा, फ्रिस्किंग तैयार। 6 फरवरी के एसओपी में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि गणना प्रक्रिया की पारदर्शिता, प्रामाणिकता बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो ट्रस्ट का होगा। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि ये जो एसओपी थी उसके सुरक्षा उपायों का वास्तविक अनुपालन नहीं किया। यह केवल तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही थी, जिससे चोरी और गबन की परिस्थिति बनी। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात है, ये बात कह के खत्म करता हूं। कई बार मैंने ये सवाल, जब एसआईटी की जांच हो रही थी तो कई बार ये सवाल उठे कि एसआईटी जांच किस चीज की कर रही है। अयोध्या में तो 2019 से फैसला आने के बाद ही अयोध्या की जमीनों के रेट बढ़े, राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीनों कितने पे खरीदा, कितने पे बेचा, उस पे सवाल था। दान तो चलिए खुद ही कह रहे हैं 580-90 करोड़ का, 580-90 करोड़ क्या, यहाँ तो न जाने कितने करोड़ों की जमीनों का खेल हुआ। तो पहले से यह था कि एसआईटी आखिर में जांच किस चीज की कर रही है और कितने दिन की कर रही है, और एसआईटी कहाँ तक इसका सिरा ले जाएगा, छोटी मछली बड़ी मछली, सब तमाम तरह की चर्चा होती है। एसआईटी की इस अंतरिम रिपोर्ट से यह साबित होता है कि एसआईटी 27 अप्रैल 2026 27 अप्रैल, डेट याद रखिए, 27 अप्रैल 2026 से लेके 5 जून 2026, यानी जो 39-40 दिन जो होते हैं, सिर्फ इतने दिनों के घपले घोटाले का एसआईटी ने जांच किया है। न इसके पीछे का, उसके पीछे का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ये जांच केवल इतने ही की है, और इतने में सीसीटीवी में ये 8 लोग पकड़ा गए। तो मूलतः ये जांच का दायरा या ये जो पूरा मामला है, ये इन्हीं 7-8 लोगों पर जाना तय दिखाई दे रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एसआईटी की रिपोर्ट ये बात कह रही है। आखिरी बात सुन लीजिए, सीसीटीवी फुटेज द्वारा चोरी गबन का प्रथम दृष्टया पुष्ट प्रमाण। एसआईटी द्वारा उपलब्ध अवधि के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण किया गया। उपलब्ध अवधि ट्रस्ट द्वारा और अवगत कराया गया। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट द्वारा एसआईटी को क्या बताया गया कि सीसीटीवी प्रणाली की संग्रहण क्षमता सीमित थी। बता दीजिए, 3000 करोड़ से ऊपर खर्च हो गया मंदिर के संचालन में, मंदिर के पूंजीगत व्यय में, मंदिर के निर्माण में, और जो सीसीटीवी लगाया गया उसकी संग्रहण क्षमता यानी रिकॉर्डिंग का जो है वो लिमिटेड था। और एसआईटी की रिपोर्ट में, और फुटेज एक निर्धारित अवधि के पश्चात स्वतः अधिलेखित ओवरराइट हो जाती थी। एक लिमिटेड पीरियड तक सीसीटीवी रहता था, उसके बाद वो ओवरराइट हो जाता था। आप बताइए,
फलस्वरूप जांच हेतु उपलब्ध अवधि सीमित रही। उपलब्ध फुटेज जो लगभग 27 अप्रैल 2026 से 5 जून की अवधि को आच्छादित करती, यानी जो फुटेज मिला एसआईटी को वो सिर्फ 27 अप्रैल से 5 जून तक का मिला, और उसमें 40 दिनों में करीब करीब 70 बार सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद 70 बार चोरी के गबन के कृत्य प्रकाश में आए हैं। और एसआईटी खुद ये कहती है, संलिप्त कर्मियों के बयानों से तथा बैंक खातों में जमा आय से ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इस प्रकार के कृत्य 27 अप्रैल से पहले भी किए जाते रहे थे, परंतु सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न हो पाने के कारण 27 अप्रैल 2026 से पूर्व की अवधि में चोरी गबन की घटनाओं की संख्या का वास्तविक आकलन नहीं हो पाया। उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके भीतर धनराशि की चोरी गबन की घटनाएं हुई, यानी ये पूरी जांच 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक की हुई, 40 दिनों तक की हुई, और उतना ही दिन का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था, बाकी सब ओवरराइट हो गया। काम खत्म, पैसा हजम। नमस्कार।